जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट वीडियो है और आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि और भट्टा। ठीक है कि नहीं? ये बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को ही तैयार कीजिए। आपके लिए मैं बहुत बढ़िया सा वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है नहीं? ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम सीखेंगे प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। ये जो चैप्टर है, इससे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास रूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जो चीज़ें हमको इस चैप्टर में सीखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे ताकि लाभ हानि और बट्टा में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहली चीज़ इसमें होती है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यानी जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। अगर मैं हूं और कोई वस्तु आपको बेचता हूं, माना कि मैं वस्तु आपको 100 रुपये में बेचता हूं, ठीक है, तो वो मेरे लिए तो वो वस्तु विक्रय मूल्य रहेगी, लेकिन आप जितने में उस वस्तु को खरीदते हैं वो आपके लिए क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। यानी मैं कोई वस्तु किसी से खरीदूं या आप कोई वस्तु किसी से खरीदें, अगर कोई वस्तु को आप जितने मूल्य पर खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? और इसके बाद आता है विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अगर आप देखें दोस्तों, तो कोई वस्तु आपने 100 रुपये में भी कॉस्ट खरीदी तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन आप उसको 120 रुपये में बेचते हैं। कितने में बेचते हैं? 120 रुपये में, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है कि नहीं? जैसे आपने मुझसे कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये में, तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, और आपने 100 रुपये में खरीद के उसको 120 रुपये में अगर बेच दी तो ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। अगर हम बात करें तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है ना, आपने मुझसे खरीदी 100 रुपये में और आपने अगर 120 में बेची तो 120 रुपये उसका मूल्य हो गया। वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ये किसके लिए रहेगा? आपके लिए, क्योंकि जितने में आपने खरीदी आपने उससे ज़्यादा में बेची। कभी कभी आप वस्तु को उससे कम में भी बेचते हैं, तो वो भी हम सारे केस पढ़ेंगे। लेकिन पहले अगर आप जितने में उसको बेचते हैं, आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और जितने पैसे में भी आप उसको बेचते हैं वो उसका क्या रहेगा? विक्रय मूल्य रहेगा, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, है ना? क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। यानी उस पर जो अंकित मूल्य रहता है, उस पर जो लिखा हुआ रहता है वस्तु के पैकेट पर, वो वाला मूल्य। अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, तो वह वस्तु जो किसी वस्तु पर वह मूल्य जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर अंकित रहता है। यानी कोई वस्तु है, उसका एक पैकेट है, ठीक है कि नहीं? उस पैकेट पर या उसके रेपर जो रहता है उस पर जो उसका मूल्य लिखा रहता है 220, 250, 270, है ना, जिसको हम MRP बोलते हैं, वही उसका क्या रहता है? मार्क्ड प्राइस रहता है। ठीक है कि नहीं? अंकित मूल्य। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक कंडीशन होती है कि प्रॉफिट हो रहा है, उसकी एक कंडीशन होती है। जैसे जब कोई वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। अब अगर देखिए, हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी तो ये उसका क्या हो गया? CP हो गया। और किसी वस्तु को हमने 120 रुपये में बेच दी तो ये उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस यानी SP हो गया। अब वस्तु को हमने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी, मतलब 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, तो हमने कितने ज़्यादा में बेची वस्तु को? हमने वस्तु को 20 रुपये ज़्यादा में बेची। कितने में बेची? 20 रुपये ज़्यादा में बेची। तो इस टाइप से अगर कोई वस्तु को हम कम रुपए में खरीदते हैं और ज़्यादा रुपए में बेचते हैं तो उस वस्तु पर हमको क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो लाभ को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो हमारा विक्रय मूल्य रहता है उसमें से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हमारा जो लाभ रहता है, प्रॉफिट रहता है, वो हमको मिल जाता है। जैसे कोई वस्तु को हमने 120 रुपये में बेची, विक्रय मूल्य 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, तो हमने कितने ज़्यादा में बेची? 20 रुपये ज़्यादा में बेची, तो ये जो 20 रुपये था वो उसका क्या था? लाभ था। ठीक है कि नहीं? अब हम देखते हैं हानि। थर्ड जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हानि यानी लॉस, है ना? लॉस क्या होता है? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होता है? कम हो, तो ऐसी स्थिति में हानि होती है। यानी हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदी और उसको कितने में बेच दी? बताओ जरा। उसको अगर हमने 80 रुपये में बेच दी तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है? ज़्यादा है,
और विक्रय मूल्य क्या है, कम है। ऐसी स्थिति में हमको क्या होती है, हानि होती है। और हानि को हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा के प्राप्त करते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा 100 है, विक्रय मूल्य हमारा क्या है 80 है। तो 100 में से अगर 80 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। यानी हमको उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदी और अगर उससे हम 80 रुपये में बेचते हैं तो हमको 20 रुपये का क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद अगर हम देखें ऊपरी व्यय, क्या ऊपरी व्यय है ना, ऊपरी व्यय को हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ठीक है कि नहीं। जो हम कोई वस्तु को किसी में खरीदते हैं किसी मूल्य पर और उसको रिपेयर करने में या उसको और उपयोगी बनाकर अगर हम बेचते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अगर किसी वस्तु को हमने परचेज किया पहले, उसके बाद कुछ खर्चा उस पर और किया और उसे बढ़िया से किया, उसके बाद अगर हम उसको बेचते हैं तो जो जितने में खरीदते हैं और जितना एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं तो वो कहलाता है ऊपरी व्यय। ठीक है कि नहीं। जितने में खरीदा उसके ऊपर हमने जो खर्चा किया उसको बोलते हैं ऊपरी व्यय। यदि हम देखें यह वह व्यय है जो किसी व्यापारी को किसी वस्तु के क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन करना पड़ता है। जैसे अगर कोई वस्तु उसने कितने में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी। जैसे उसने रेडियो खरीदा पुराना है ना, और उसको 100 रुपये में खरीदा और उसने 50 रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्च किए, तो और उसके लिए जो व्यापारी है उसने कितने में खरीदा समझ लो, उसके लिए वो 100 और 50 कितना होगा, 150 रुपये का होगा। लेकिन ये जो 50 रुपये है ये क्या है, उस वस्तु पर ऊपरी व्यय है। क्या है, ऊपरी व्यय। अगर हम देखें तो इसे अतिरिक्त लागत या ऊपरी व्यय कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है कि नहीं। जिसे पूर्व में क्रय मूल्य में जोड़कर नया क्रय मूल्य प्राप्त किया जाता है। मतलब ये जो 100 रुपये है ये पहला क्रय मूल्य था, इस पे हमने 50 रुपये और खर्चा किए रेडियो सुधराने में, और अब हमारे को वो कितने में पड़ा, 100 तो हमने दे दिए थे, फिर 50 और दे दिए, तो अब हमको कितने में पड़ा, वो 150 रुपीज़ में पड़ा। यानी उसका जो नया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हम देखिए लाभ परसेंटेज का हमारा एक फॉर्मूला रहता है जिससे हम लाभ परसेंटेज प्राप्त करते हैं। तो लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आप लाभ फाइंड कर लीजिए। और लाभ किस पे हमने प्राप्त किया है, क्रय मूल्य पर, क्योंकि हमने तो जितना पैसा दिया ना उस पर ही हम लाभ प्राप्त करेंगे। तो लाभ जो होता है क्रय मूल्य पर होता है, और अगर इसका हम 100% कर दें, कितना कर दें 100%, तो हम लाभ परसेंट निकाल लेते हैं। यानी अगर हम लाभ परसेंट निकालना चाहते तो पहले आप लाभ फाइंड कर लीजिए और उसको किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका लाभ परसेंट निकल जाएगा। और अगर ऐसे ही हानि परसेंट की बात करें तो सबसे पहले हानि निकाल लो। हानि को किस पे हमने काउंट करेंगे, हम उसको भी क्रय मूल्य पे ही काउंट करेंगे, क्योंकि जितना पैसा हम उस पर खर्च करते हैं उसी पर हानि या लाभ निकलता है। तो हानि पहले निकाल लीजिए, और किस पर निकाला हमने, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और 100 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी हानि परसेंट निकल जाती है। और यहाँ पर हमको 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसके बाद होता है डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट यानी इसको बोलते हैं हम क्या, बट्टा। बट्टा मतलब छूट, है ना। कि जैसे भी कोई भी वस्तु है उसका जो अंकित मूल्य है, यानी जैसे अंकित मूल्य 100 रुपये है, क्या है, अंकित मूल्य है 100 रुपये, कितना है 100 रुपये अंकित मूल्य है, और इस पर एक्स्ट्रा 20 रुपये की छूट दे दी गई। यानी 20 रुपये का कितना दे दिया, क्या दे दिया, बट्टा दे दिया। तो 20 रुपये का बट्टा दे दिया, तो अब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। क्योंकि आपने तो उसको 100 रुपये में देना था आपको, है ना। उसका मार्केट प्राइस क्या है, 100 रुपये है, आपने उस पर 20 रुपये की छूट दे दी। अब जब आपने 20 रुपये की छूट दी तो मुझे कितने में मिला, वो 80 में मिला। तो मेरे लिए क्रय मूल्य क्या हो गया, मेरे लिए सीपी जो हो गया वो हो गया 80 रुपीज़। ठीक है कि नहीं। सीपी कितना हो गया, 80 रुपीज़ हो गया। अब देखते हैं कैसे बट्टा मिलता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं, तथा यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः R1%, है ना, पहले क्या किया, R1% का बट्टा दे दिया, इसके बाद शेष जो राशि बची उस पर R2% का बट्टा दे दिया। ठीक है कि नहीं। तथा इसके बाद भी कुछ राशि बचेगी, उस पर पुनः राशि पर R3% का बट्टा दे दिया। मतलब पहले क्या, R1%, फिर R2%, फिर R3%, 3 बार हमने एक ही अंकित मूल्य पर 3 बार बट्टा दे दिया का बट्टा दिया जाता है या दिया जा रहा है। तो R1%, R2% और R3% को क्रमिक बट्टा कहते हैं। ठीक है कि नहीं। मतलब किसी वस्तु पर 3 बार बट्टा दिया गया या बट्टा दिया जा रहा हो तो हम R1% और R2% और R3% को क्या बोलेंगे, क्रमिक बट्टा बोलेंगे। मतलब एक के बाद एक दिया जाने वाला बट्टा, मतलब एक के बाद एक दी जाने वाली छूट। ठीक है कि नहीं। अब एक और चीज़ आप देखेंगे जो कि हानि है।
और लाभ को कैलकुलेट करने की चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा फार्मूला है कि अगर हम क्या करें, कभी कभी कंडीशन बनती है कि कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है कि नहीं, या उसको खरीदते हैं, या दो वस्तुओं को खरीदते हैं या बेचते हैं ना। तो दो वस्तु को खरीदते या बेचते हैं तो क्या करते हैं कि एक वस्तु पर तो हमको लाभ मिला, कुछ परसेंट हमको लाभ मिला, और दूसरी वस्तु पर कुछ परसेंट हमको हानि मिली। तो अगर इन दोनों को क्या करें, सेम कैलकुलेट करें, क्या करें, इन दोनों को अगर एक साथ कैलकुलेट करें और बताएं कि दोनों वस्तुओं पर ओवरऑल हमको क्या मिला, या तो लाभ मिला या हानि मिली। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि एक वस्तु पर लाभ हो और दूसरी वस्तु पर हमको हानि मिलती हो, तो उस कंडीशन में हमेशा हमको क्या होती है, हानि होती है। इसका फॉर्मूला है उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि परसेंट, है ना। या तो जो उभयनिष्ठ लाभ दे रहा है या उभयनिष्ठ हानि दे रहा है, उन दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, अपॉन में क्या कर दो, 10 कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो हमको हानि परसेंट मिल जाएगी कि किसी वस्तु को लाभ पर बेचा और किसी वस्तु को हानि पर बेचा, तो हमको कितने परसेंट की ओवरऑल हानि हुई, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही अगर देखें, एक और है कि कोई दुकानदार रहता है, वो बेचारा क्या करता है ना, वो क्या करता है, तोलना स्टार्ट करता है। तो वो क्या करता है, उसका बाट जो 1 किलो का बाट रहता है, जो कि क्या रहता है, 1000 ग्राम रहता है। लेकिन वो क्या करता है, या तो क्या करता है, लेते समय जब वो किसी से लेता है तो 1000 की जगह वो क्या करता है, ज़्यादा ले लेता है ना, मतलब चालाकी करता है, बदमाशी कर जाता है। या फिर जब वो किसी को बेचता है तो 1000 की जगह क्या करता है, वो कम तोल के देता है, ठीक है कि नहीं। ऐसी कंडीशन में उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है, दोनों ही कंडीशन में। तो हम उसका लाभ परसेंट अगर निकालें तो जितनी वो त्रुटि कर रहा है, ठीक है कि नहीं, 1000 ग्राम पे जितनी वो त्रुटि कर रहा है, 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, या तो कम तोल रहा है या ज़्यादा तोल रहा है, उसको क्या करना है, सही मान में से क्या कर देना है, माइनस कर देना मेरे भैया। सही मान में से पहले तो त्रुटि लेना है, उसके अपॉन में क्या करना है, सही मान में से त्रुटि को माइनस करके 100 का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और 100 का मल्टीप्लाई किया इसलिए परसेंटेज का साइन लगा देना। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। इतने फार्मूले आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए लाभ हानि और बट्टा निकालने में बहुत काम आएंगे, और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा फ़ायदा इन फार्मूले का, इस वीडियो का उठा सकते हैं। वीडियो आने वाला है यही लाभ हानि और बट्टे का वीडियो नंबर 2, जिसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।